नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ जाएंगे क्लास से। तो आप लोग अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, सभी लोग एकदम बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे हैं। राधे 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 राधे। अंजलि सिंह, राधे राधे प्यारे बच्चों। करण सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून। विशाल कुमार पासवान, राधे राधे प्यारे बच्चों। सब लोग बढ़िया एकदम मस्त हैं। जैसा कि पता है आपको बेटा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को बच कर रहना है, ठीक है। नींबू का सेवन अपने खाने में ज़्यादा करना है, ज़्यादा नहीं, एक ही करना रोज। चलो, रिश्तीवतिया, राधे राधे भाई। चलिए, विशांत सद्दाम हुसैन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ बेटा, आशा करता हूँ अभी प्यारे बच्चे अच्छे होंगे, ठीक है। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा क्या है? आज अंतिम क्लास है हमारी क्षैतिज की, ठीक है ना। जो हमारी दो बुक थी बच्चों, कृतिका और क्षैतिज, कृतिका और प्यारे बच्चे क्षितिज, है ना। तो आज इसकी हमारी अंतिम क्लास होने जा रही है। तो सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग बहुत अच्छे से कहानियों का रिवीजन करेंगे, है ना। और बच्चों इन पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो आज ये हमारी किताब की अंतिम कहानी है। और फिर बच्चों, आज है बुधवार, कल है बृहस्पतिवार। कल ये आपकी क्लास में नहीं ले पाऊंगा, मेरा कल का एक एग्जाम और है बस, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्री हैं। तो बच्चों फिर फ्राइडे में मेरी क्लास होगी और मंडे की जो दोपहर 2 बजे आएगी, उस दिन हम व्याकरण की शुरुआत कर रहे होंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कुणाल गुप्ता बेटा, मुझ को सबका कमेंट आता है, देखो मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप बार बार इस तरह से मत बोला करोगे, सर जी मेरा आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। अनिकेत कुमार आ रहा है बेटा, सभी का आ रहा है, ठीक है। निशी, विजय, पप्पू, है ना, प्रदीप, हाँ। बहुत बुरा वक्त से गुजर रहे हो, हाँ। कैसे बच्चे? चलिए, तो आइए प्यारे बच्चों, जय भीम भाई, जय भीम। आज हमारा अंतिम टॉपिक है बेटा, ये हमारा अंतिम अध्याय है। सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से याद रखना है ना। अंतिम अध्याय है हमारा ठीक है बेटा, अंतिम अध्याय है, क्लियर है ना। अंतिम अध्याय है, इसके बाद फिर हम ग्रामर की तरफ चलेंगे बहुत अच्छे से। तो आइए प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा अध्याय है, कहानी है, इसका नाम है संस्कृति। और इसको लिखने वाले कौन है लेखक? वो बेटा बड़े ही, मैं कहूँ तो बौद्ध भिक्षुक हैं। उन्होंने गांधी जी के साथ भी वर्धा में बहुत समय गुजारा था, ठीक है, बिल्कुल। आयुष यादव बेटा, रोज रोज मैं ये बात नहीं बता पाऊंगा सेकंड पेपर में क्या आएगा। वो सेकंड पेपर का सिलेबस मैंने जब क्लास शुरू की थी तभी बता दिया, आप पहली क्लास में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा इसका जो लेखक है वो है भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है। तो आइएगा बच्ची, तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो लिखेंगे लेखक का नाम। लेखक कौन है बच्चों? प्यारे बच्चे, लेखक का नाम है भदंत आनंद, लिखेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है, क्लियर बच्चे। तो इनका नाम क्या है? भदंत आनंद कौशल्यायन, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो बेटा लिखेंगे इनका जन्म 5 जनवरी 1905 को पंजाब के मोहाली के पास, बेटा, पंजाब मोहाली में मैच देखते हैं आप सब, है ना। पंजाब के मोहाली के पास सोहना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? सोहना गांव में हुआ था,
सोहना गांव में हुआ था। ठीक है बच्चे, हाँ ध्यान देंगे। इनका नाम भदंत आनंद कौशलायन है। 5 जनवरी 1905 को इनका जन्म पंजाब के मोहाली के पास सोहना गांव में हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप लोगों को याद रखना है बेटा, इनके पिताजी एक अध्यापक थे। आगे आते हैं, लिखेंगे पिताजी का नाम ही मिलता है एनसीईआरटी में, माताजी का नहीं मिला। पिताजी का नाम प्यारे बच्चे लाला राम शरण दास था। जो बेटा पेशे से क्या थे, अध्यापक थे। पेशे से क्या थे बच्चों, अध्यापक थे। ठीक है ना, याद रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। और बच्चे यदि आप वर्तमान में पढ़ेंगे तो बेटा जिला अंबाला मिलेगा। ठीक है, लिख देंगे वर्तमान जिला अंबाला, लिखेंगे बेटा वर्तमान पंजाब का जिला अंबाला है। यदि अब तुमसे वर्तमान में कोई पता पूछा जाता है इनके जन्म का, तो बेटा वर्तमान में पहले क्या था, पहले परिसीमन में क्या था कि उसको नाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में बेटा अंबाला जिला है वो। आप लोग इनकी इस बात को याद रखिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए लेखक के बचपन का नाम क्या था। लेखक के बचपन का नाम हरि नाम था। बचपन का नाम क्या है बच्चों, हरि नाम। तो आपको याद रखना है बचपन का नाम हरि नाम था। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। ये जो ना अंबाला हरियाणा पंजाब का बॉर्डर बनता है ना, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, हाँ ये बेटा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा पंजाब का। पंजाब चाहे इसे यहां से हटा भी सकते हैं आप। वर्तमान जिला अंबाला है ना बेटा, ऐसे लिख। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आगे आते हैं बेटा बच्चे कि लेखक की मृत्यु कहां हुई थी, किस सन में हुई थी। लेखक की मृत्यु 22 जून 1988 83 वर्ष की उम्र में 83 वर्ष की उम्र में प्यारे बच्चे कहां हुई थी, नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है ना, बिल्कुल नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड। पीयूष कुमार सर आज पहली बार लाइव क्लास कर रहा हूं, बहुत बढ़िया बच्ची। तो प्यारे दोस्तों ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है ना, वेरी गुड। फिर बेटा एक बात आती है कि लेखक ने कौन सी भाषा में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ साथ अन्य किस भाषा का भी प्रचार किया है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों आइएगा, लिखेंगे लेखक ने अपने जीवन काल में लेखक ने अपने जीवन काल में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ पाली भाषा का भी प्रचार किया है। ठीक है बेटा,
तो आपको ये बात याद रखनी है कि लेखक ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ किस भाषा का भी बच्चों वो किया है, प्रचार किया है, तो आप बताएंगे जी पाली भाषा का। और पाली भाषा किसकी भाषा होती है? ठीक है, तो बेटा पाली भाषा होती है आपकी बौद्ध भाषा होती है। ठीक है ना, वेरी गुड। और बच्चों आप लिखेंगे ये है लेखक ने लंबे समय तक, ठीक है, लेखक ने लंबे समय तक गांधी जी के साथ वर्धा में भी समय गुजारा था, है ना बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लेखक ने गांधी जी के साथ किस जगह अपना समय गुजारा था, कितना मतलब समय उनके साथ रहे थे, कहां पर रहे थे, तो बेटा वो जगह का नाम आएगा वर्धा में रहे थे, है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना बच्चों। और लिख देना ये पाली भाषा के महान विचारक भी रहे। लिख देंगे लेखक पाली भाषा के महान विचारक भी रहे, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए लेखक ने अपने जीवन काल में लगभग कितनी पुस्तकों का विमोचन किया था, कितनी पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, तो बच्चे आपको याद रखना है लगभग 20 पुस्तकें। ठीक है, तो बेटा ये भी बात है आप लेखक ने अपने जीवन काल में 20 पुस्तक लिखी हैं। ठीक है ना बेटा, कितनी पुस्तक लिखी थी? 20 पुस्तक लिखी थी, याद रखना। ज्योति कुमारी सर आप सबका कमेंट देखते हैं पर मेरा नहीं देखते हैं। बेटा ऐसी बात नहीं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है बच्चों, ऐसी बातें मत किया करो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा कुछ इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं उन पर बेटा एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। आइए, तो हेडिंग डालिएगा महत्वपूर्ण पुस्तक। महत्वपूर्ण पुस्तक इसमें नंबर 1 होती है भिक्षु के पत्र। नंबर 1 होती है बेटा, नंबर 1 होती है भिक्षु के पत्र। नंबर 2 लिखेंगे बेटा, नंबर दूसरी की किताब है एक जो भूल ना सके, जो भूल ना सके, जो भूल न सके, है ना। याद रखना बच्चों, अच्छी किताब है, अच्छी रचना है इनकी, अच्छी किताब लिखी हुई है जो भूल ना सके। अब लिखेंगे ओह आह ऐसी दरिद्रता। नंबर तीसरी लिखेंगे बेटा आह ऐसी दरिद्रता। ठीक है ना, आह ऐसी दरिद्रता, आह ऐसी दरिद्रता। ठीक है, नंबर चौथी लिखेंगे बच्चे बहानेबाजी। यदि बाबा न होते, यदि बाबा न होते। ठीक है बच्चों। नंबर 5 यदि बाबा न होते, यदि बाबा न होते। ठीक है बेटा, रेल का टिकट, है ना। नंबर 6 लिखेंगे जो पूछी गई है रचना पुस्तक याद, रेल का टिकट। ठीक है बच्चों। और नंबर 7 एक मुख्य रचना है, क्या
कि लिखे कहां क्या देखा, कहां क्या देखा। ठीक है बच्चों, कहां क्या देखा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये रचना 7 आपको पुस्तकें बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिजिकल का डेट आ गया है क्या, प्लीज सर बता दीजिए। बेटा अवधेश अभी नहीं आया है, उसके लिए मैं भी आज सुबह भी चेक कर रहा था, कोई अपडेट नहीं मिला मेरे दोस्त, है ना। हाँ ठीक है बेटा, चलो। तो बच्चे मुख्य पुस्तकें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आते हैं कुछ मुख्य जो कहानियां हैं इनकी, उनको सॉरी जो इनकी मतलब कहानी है, संस्कृति में उन्होंने क्या कहा है उसको आप देखेंगे, पढ़िएगा। आइए बच्चों, तो बेटा ये है हमारे लेखक का फोटो है, ठीक है, भदंत भदंत आयन आनंद कौशलायन जी का, है ना। तो आइए बच्चों, इनका पाठ का नाम है संस्कृति। तो उन्होंने संस्कृति के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है, आप लोग आइए पढ़ते हैं। हमारा कमेंट ब्लॉक है क्या सर। बेटा दीपक कुमार, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि नहीं है ब्लॉक मेरे भाई, ठीक है, नहीं है बेटा ब्लॉक, किसी का कमेंट ब्लॉक नहीं है बेटा। मैं कमेंट ही देखता रहूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या, मेरा सिलेबस खत्म नहीं होगा। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी सिलेबस कब खत्म होगा, है ना। ममता कुमारी कह रही है सर बताइए बच्ची क्या बात है। तो बेटा थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना। आप कमेंट पढ़वाने नहीं आते हैं, आप कहानी को पढ़ने आते हैं, ठीक है। पैसा आपने कहानी पढ़ने का दिया है, ना कि कमेंट पढ़वाने का दिया है ना। चलो तो आते हैं बच्चे, पाठ का नाम है संस्कृति। चलिए, तो जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, देखो कहानी किससे शुरू होती है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक। जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं और जो शब्द जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए ऐसे शब्द जो सबसे कम समझ आते हैं और सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं वो शब्द कौन से हैं। तो आप बताएंगे प्यारे बच्चे, सभ्यता और संस्कृति, ठीक है ना, बिल्कुल। आइए फिर आगे बात क्या होती है, इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, विशेषण होते हैं विशेषता बताने वाले, लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, ठीक है। कुछ तो लिखित सभ्यता होती है, कुछ व्यक्ति को ज्ञान से सभ्यता आती है, ठीक है ना, याद रखिए। तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं, यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है, हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें, है ना। फिर आती है बात बेटा कल्पना। कल्पना होती है आदमी झूठे सपने देखता है ना, उसे कल्पना कहते हैं। जैसे आप लोग करते हैं कल्पना कि इस बार तो मैं वर्दी ले ही लूंगा, बगैर पढ़े वर्दी नहीं मिलती बेटा, है ना। हमें कल्पना करनी है कि हमें मेहनत करनी है तब वर्दी लेनी है। तो कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया, तो बेटा आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी उसमें आदि मानव के बारे में जाना था कि मानव को कोई जानकारी नहीं थी। मानव एक बहुत ही ज्यादा बर्बर अवस्था में रहता था। बर्बर अवस्था समझते हैं, एक जानवर वाली अवस्था। ना तो उसे कपड़े पहनने आते थे, वो नग्न अवस्था में रहता था, है ना उसे आग का पता था, कच्चा मांस खा के पेट भर लेता था, गुफाओं में घुसकर अपना समय काटता था। जैसे जैसे प्रकृति का विकास होता गया वैसे वैसे मानव भी बदलता चला गया, ठीक है। सारी चीजों का उसे ज्ञान हो गया, वो समझने लगा कि नग्न अवस्था में रहना गलत है, कच्चा मांस खाना गलत है ना, कच्ची पेड़ों की छाल खानी गलत है। फिर उसे अग्नि का ज्ञान हो गया, अग्नि में पका कर खाने लगा, वस्त्र पहनने लगा, जो पेड़ों के पत्ते थे उन्हें लपेट कर रहने लगा। धीरे धीरे हर चीज का विकास होता चला गया, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर क्या होता है, वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, है ना, कपड़े का सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर,
है ना, छेद कर, मतलब छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वो दौर क्या होगा, वो क्या आदमी होगा यार, है ना। बिल्कुल, वह भी कितना बड़ा आविष्कारता होगा, उसने कितना बड़ा आविष्कार किया है, इस बात को ये लेखक यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझिएगा। फिर आगे बात क्या आती है, इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। कल्पना कर रहा है लेखक यहां पर, विचार कीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना, कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है, किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इस प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का। ठीक है, देखो बेटा यहां पर आग का आविष्कार करते हुए आपको दिख भी रहे हैं, है ना। आइए फिर चलते हैं, आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। ठीक है, बिल्कुल। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, भाई आदमी के अंदर एक ललक होगी कि यार मुझे कपड़े सिलने हैं तो कैसे सिलने हैं, खाना खाना है पकाकर तो कैसे खाना है, तो उसने जरूर कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा यार, है ना। तो पहले से हम छोटे छोटे थे, तो जैसे हम स्कूल से, गाँव में बेटा हमारा स्कूल लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ता था घर से, है ना। हम पहले गाँव में रहा करते थे, तो हम पत्थर लेते थे और पत्थर को ऐसे मारते थे, है ना, रोड में। तो पत्थर बड़ा मोटा, पहले सड़कें इतनी मजबूत थोड़ी, अब तो सड़कें बहुत अच्छी बन गई। पहले बेटा मैं अपने वो समय का आपको बोध करा रहा हूँ, वो समय का बात बता रहा हूँ, वो समय की जब हम छोटे छोटे से थे, है ना। पहली नर्सरी, पक्की पहली इन क्लासों में पढ़ते थे, है ना। पहले यही बोलते थे LKG UKG, तो अब हो गई बेटा ये, है ना। तो हम जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, जो ट्रेन वाली लाइन पर पड़े होते हैं, उन्हें लेकर के ऐसे मारते थे तो उसमें एक चिंगारी सी उठती थी, तो हम कहते थे कि आग जल गई थी, लाइट जल गई, है ना, इस तरह से। तो आपने वो समय शायद जिया हो। ठीक है, आइएगा। तो वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने दूसरे के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। उसका नाम है सभ्यता, जिससे उसने सीखा। जिस व्यक्ति ने पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। मतलब कि परिष्कृत का मतलब है नादान, अनजान था, ज्यादा जानकारी नहीं थी उसे। ठीक है, हाँ। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज को खोज करता है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। सही बात है यार। मान लीजिए कुछ चीजें आपके पिताजी ने बनाई, तो आपको तो ऐसे ही मिल गई, आपको तो उनका यही नहीं पता कि ये कैसे कैसे प्राप्त किए हमारे पिताजी ने, है ना, हमारे पापा ने इनको कैसे कैसे सजोया है, कैसे कैसे बनाया है। मान लीजिए अब हम जो रहते हैं पत्थर के घर में रहते हैं, मार्बल लगा हुआ है, सफेद पत्थर, है ना, टाइल्स लगी हुई हैं, लाइटें अच्छी अच्छी लगी हुई हैं। लेकिन जब हमारे पिताजी ने जीवन काटा होगा, तो क्या बेटा उनको टाइल्स मिली होंगी, क्या पत्थर मिला होगा नीचे लगा हुआ? नहीं ना। उन्होंने कच्चे घर हुआ करते थे, है ना, कच्चे घर होते थे ऐसे करके, वो जिन्हें कड़ी बोलते हैं, कड़ी पर बेटा ऐसे तख्ते या ईंट लगी होती थी, उनके ऊपर छत बना करके वो लोग रहते थे, उसी में गुजारा होता था। अब तो बेटा सरिया वरिया डल के पूरा बीम बीम डल के लेंटर गिर जाते हैं ना। तो बेटा अब और जब उसमें अंतर है, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से, पूर्वज समझते हैं ना, अपने जो पूर्वज दादा परदादा लोग जो थे, पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाएं, संस्कृत नहीं कहला सकता। जिसने उस चीज को जन्म दिया है, जिसने वो चीज बनाई है, जिसने उस चीज का निर्माण किया है, बेटा उसको ही सारा श्रेय जाता है पूरी तरह से, है ना। हाँ, मुंतजिर आलम। बेटा साउंड में दिक्कत है, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, मेरी साउंड तो बहुत तेज है, रेड हो रही है लाइन, बार बार मैं बोलता हूं। ठीक है, एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का अधिकार वो समझते हैं सिद्धांत आप। उसने ये सोचा था, एक बार वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, है ना, तो बेटा राजा कुमार मेरठ सुना है आपने? मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेरठ जगह सुनी है जहां पर क्रांति हुई थी? बेटा मेरा गांव वहीं पड़ता है, ठीक है। अब समझ जाइए आप, कभी मेरठ आओ तो दिल्ली से मेरठ के लिए जब आपको पता लग पाए, है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे, तो हम क्या करें, गुरुत्वाकर्षण। तो एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे लेटा हुआ होता है, तो वो ये देखता है कि आम टूटकर नीचे गिर जाता है, तो वो ये दिमाग लगाता है कि ये चीज नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई। तो बेटा न्यूटन ने दिमाग लगा दिया, उसके ऊपर उसने थोड़ा सा क्या कर दिया, उसने उसके ऊपर ही पूरा लेक्चर दे दिया, न्यूटन के 3 नियम बना दिए, है ना, बिल्कुल। तो वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा, उसे जानकारी नहीं हो पाई, ठीक है ना। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट में ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, ठीक है। आग का आविष्कार क्यों किया व्यक्ति ने, क्यों किया था बेटा? वो इसलिए किया था, हाँ, एप्पल था सर, अच्छा, हाँ एप्पल गिरा था, सेब गिरा था, अच्छा कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चे, हाँ हाँ सेब ही गिरा था शायद, आम नहीं सेब, सॉरी, ठीक है। हाँ बेटा, भाई मैं साइंस का टीचर तो हूँ नहीं, भौतिक विज्ञान का मैं तो जितना मुझे याद रहा मैंने उतना आपको बता दिया। अब जो साइंस के टीचर अध्यापक है वो आपको बता देंगे सारी चीज़ें, है ना, एक बार उनसे डिस्कस कर लेना, वो आपको सारी समझा देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने के लिए शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। तो यहां पर यह कह रहा है लेखक, आग का आविष्कार तो इसलिए करा, ठीक है, आग का आविष्कार तो इसलिए किया क्योंकि पेट की आग थी, जठराग्नि, जो भूख लग रही थी उस खाने को पका कर खाने के लिए किया, है ना। और सुई धागे का आविष्कार इसलिए किया होगा व्यक्ति ने क्योंकि उसको कपड़े सजाने थे, उसको अपना तन ढकना था और सुंदर दिखना था, इसलिए, ठीक है ना, बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल, मतलब आकाश को कह रहा है ना, मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने से भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता, ठीक है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, जिसने नई नई बातों को जानने के लिए मेहनत की है, अब उसने प्रैक्टिकल किए हैं, है ना, उन पर रिसर्च किए हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। मनीषी मतलब बेटा जो पंडित होते हैं, है ना, जो ब्रह्मांड पर पंडित जी हैं, उन्होंने बताई कुछ घोषणाएं आकाशवाणी जो की हैं, मनीषियों से मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, वशीभूत समझते हैं, किसी में मतलब समा जाना, पूरी तरह से उसको ही सही मान लेना, ठीक है, बिल्कुल। ये अभिषेक कुमार बालक को इतनी बार मैंने बोल दिया कि इसमें ब्लॉक कोई नहीं है यहाँ पर, बेटा फिर कमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी है यार, दिमाग लगाइए थोड़ा सा बच्चे, जिसका कोई मतलब नहीं है बेटा, बेफिजूल में समय नष्ट करते हैं आप अपना, ठीक है, हाँ ठीक है बच्चे, हाँ होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर
ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता था। ठीक है ना? बिल्कुल। स्थूल माने मजबूत बेटा। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या? ठीक है ना? भौतिक प्रेरणा जानते हो, जो हमारे मन में अंदर ख्याल आते हैं, जो हम सोचते हैं कि इसको भी जान लें, इसके बारे में भी जान लें। ठीक है ना? ज्ञानेप्सा मतलब ज्ञान की जो लिप्सा होती है, ज्ञान की जो प्राप्ति करने के लिए मन में जो अंदर से विचार जागते हैं। ठीक है? ये दो ही मानव, ठीक है जितेंद्र कुमार सर जी, आज पहली बार लाइव आया हूं, वेरी गुड बच्चे। चलिए, ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं। ठीक है ना? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, कोर बोले जो बेटा दूसरे का पेट भरने के लिए अपना पेट छोड़ दे, अपना टुकड़ा छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, रोगी बच्चा बीमार बच्चा को चुप करने के लिए पूरी रात माता बैठी रहती है ना, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन नाम का व्यक्ति था बेटा। लेनिन अपनी डेस्क में रखे, डेस्क समझते हैं अपनी जो मतलब दराज होती है बेटा, में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था बेटा? संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया था। तो कार्ल मार्क्स ये कहता था कि ये इतने जो लोग हैं, ये एक मजदूरी करते हैं और अपने जीवन को कैसे काट लेते हैं, इन बेचारे का कैसे होता होगा। वो इस सोच विचार के चक्कर में अपना पूरा जीवन कार्ल मार्क्स ने गंवा दिया था। वो इसी चीज़ पर रिसर्च करता रहा कि एक साधारण प्राणी अपना जीवन कैसे जीता है, कैसे उसका वो पूरे दिन का खर्चा निकलता है, कैसे उसका जीवन चलता है ना? तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर आकर चलिए करते हैं। ठीक है ना? और इन सब से बढ़कर आज से 2,500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था। सिद्धार्थ समझ रहे हैं? गौतम बुद्ध को बेटा। सिद्धार्थ किसका नाम है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने इसलिए त्याग दिया था कि क्या है सुख, क्या है माया, सब बेकार है। कि यदि जीवन में इंसान ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हर जीवन का सुख पा लिया। वो इसलिए घर को, उसके माता पिता को पता लग गया था बेटा। एक बार मैं आपको बात बताता हूँ। जो उनके पिता थे शायद सिद्धोधन नाम था उनका, माता का नाम यशोदा था, है ना? तो बेटा क्या हुआ था, एक बार एक पंडित एक कथा करने के लिए आते, जब उनको पुत्र प्राप्ति होती है तो वो बताता है पंडित कि ये पुत्र तुम्हारे पास नहीं रहेगा, इसका तो रास्ता कहीं और ही है। तो राजा परेशान हो जाते, यार इतने दिन में तो हमें संतान हुई, इतने दिन में तो हमारा एक बेटा हुआ, और वो भी पंडित जी ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारे पास नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो भाई फिर क्या हुआ, राजा ने उसके साथ सारथी जो छोड़े हुए थे, उसके जो अंगरक्षक छोड़े हुए थे, उनसे बोल दिया था कि इसको कहीं मत लेके जाना, जहां भी जाए इसके साथ जाना, है ना? इसको अकेला कभी मत छोड़ना, क्योंकि राजा के सामने आकाशवाणी हो चुकी थी कि आपका बेटा आपके साथ ज़्यादा समय नहीं दे पाएगा, 10-12 साल आपके साथ रहेगा, फिर ये चला जाएगा आपको छोड़, है ना? बिल्कुल। तो बच्चों इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, राजा उस पर बहुत ध्यान रखवाते थे। लेकिन एक बार सारथी के साथ कहता है कि चलिएगा, हमें घुमा के लाइएगा राजपाट में। तो जब वो निकलता है अपने राजपाट से बाहर, तो कोई रो रहा है, कोई बीमार पड़ा है, कोई किसी परेशानी में है। तो वो कहता है यार आखिर क्या है ना? समझ में नहीं आ रहा है बेटा। समझ में दीपक कुमार आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम समझने की काम ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर तर्क लगाया जा रहा है, पिछले व्यक्तियों के बारे में सोचा जा रहा है कि वो कितना परेशान थे, क्या क्या नई नई चीज़ों को सोच करके बनाते थे। दीपक कुमार, आपने अपने पापा को देखा होगा, जब उन्होंने घर बनाया था तो क्या सोचकर बनाया था? तृष्णा का मतलब होता है बेटा प्यास, चाह। ठीक है? तो प्यारे बच्चे, इसीलिए फिर भी वो देखता है कि यार क्या है सब पैसा, क्या है धन माया, क्या है ये सब कुछ बेकार है, इंसान को ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए बस। ठीक है ना? बिल्कुल। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। त्याग दिया कि किसी तृष्णा से वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके, है ना? तो तृष्णा का मतलब होता है बेटा प्यास, किसी चीज की चाह होना, है ना? किसी की चाह होना, दिल से किसी चीज को चाहना, तृष्णा है अंदर से है। ठीक है?
हमारी समझ में मानव संस्कृति का जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है। जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है, पूरी तरह से त्याग कराती है। और सर्वस्व का मतलब है ना, और सभ्यता है। संस्कृति का परिणाम हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गनागमन के साधन और हमारे परस्पर कट मरने के तरीके सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। ठीक है ना? हाँ ठीक है बच्चों। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा है ना, उन्हें उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। ठीक है ना? असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न ही रक्षणीय है। ना ही तो वो संस्कृति है, वो नहीं वो रक्षा करने वाली आपकी वस्तु हो सकती है, रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब प्रज्ञा और मैत्री समझते हैं, दोस्ती का मान। प्रज्ञा और मैत्री मतलब दोस्ती का भाव। ठीक है बेटा? मैत्री मतलब मित्रता, दोस्ती का भाव, है ना, से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है ना बच्चों? तो बड़ी छोटी सी कहानी है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति अविभाज्य है, इसका कभी विभाज्य मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता। बेटा देखो एक बच्चा कह रहा है सर जी गमन और आगमन क्या होता है? गमन माने जाना, आगमन माने आना, जो उसके साधन है। जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि यार हमारे पास जयप्रकाश पाल के हमारे पास एक फॉर्च्यूनर हो, एक गाड़ी और हो, एक बुलेट हो, एक स्प्लेंडर हो, एक बच्चों घोड़ा तांगा हो जिसमें हम सैर करने जाएं, तो वो गमन आगमन की तो साधन है मेरे बच्चे। ठीक है ना? हाँ। और उसे जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण कर की ही अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, स्थायी भी है। मतलब उसको हिलाया झुलाया नहीं जा सकता, वो वही स्थायी है। ठीक है बेटा? तो यही कहानी थी आज आपकी, ठीक ना? यही प्रज्ञा होती है बेटा बुद्धि। कीर्ति अहिरवार, प्रज्ञा होती है बुद्धि, दिमाग। कहते ना तुम्हारी प्रज्ञा बिल्कुल बेकार है, तुम्हारा काम नहीं कर रहा है दिमाग, बुद्धि जो है ना बच्चों, याद रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आज की कहानी को यहीं दी एंड कर देंगे। ये कहानी आज खत्म हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चे? तो ये दी एंड होती है बेटा कहानी आपकी, आज की कहानी दी एंड होती है। और कल तो आपकी क्लास नहीं होगी बेटा, कल आपकी 2 बजे वाली क्लास नहीं होगी, है ना? परसों आपकी क्लास होगी। तो आप लोग परसों मिलते हैं अपने राइट टाइम पर। और प्यारे बच्चों जानते हैं इन सारी चीज़ों को, इसके ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है वो, ठीक है ना? आदित्य कुमार सिंह सर देवधर आइए। अब भाई किसी का कोई क्वेश्चन है अब बोलिएगा। अब अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बोलो। आप बीच बीच में कमेंट करते कि राहुल कुमार को मैंने कितनी बार समझाया है लेकिन नहीं मानता है सर, फोन बहुत गर्म हो जाता है। हाँ बेटा निशा कुमार जी, देखो क्या है ना कि फ़ोन चलते भी एक लिमिट ही तो है उस चीज़ की। ये कि ये जो ये मान लीजिए साधन है, ये सिर्फ बात करने के लिए बने थे, कुछ न्यूज़ देखने के लिए बने थे। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने यार क्या किया, गवर्नमेंट ने उस पर क्लासें चलवा दी। तो भाई क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन का ज़माना आ गया, सब कुछ बदल गया। तो प्यारे बच्चों फिर तो सीधी सी बात है कि भाई फ़ोन तो गर्म होना ही है। ये इंस्ट्रूमेंट बने थे केवल बात करने के लिए, अपने संपर्क सूत्र साधने के लिए। ठीक है,
बस आपको कोई परेशानी है आप मुझे बता दें, मैसेज से बता दें, और मेरे को कोई परेशानी है मैं आपको बता दूं। इनका सिर्फ इतना काम था, ठीक है ना? बिल्कुल सर, कड़कती धूप में खेत में सिंचाई कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। चलो तो प्यारे बच्चे, चलिए मिलते हैं कल, कल नहीं सॉरी परसों, इसकी कहानी के साथ। और बेटा जो आपके जो फिजिकल वाली जो बात पूछते हैं ना बहुत सारी, इसके लिए मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होगी वो जरूर बताऊंगा, आप परेशान ना हो, ठीक है? चलिएगा, हाँ, तो मिलते हैं कल सॉरी परसों अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। और बेटा ग्रामर हमारी मंडे से शुरू हो जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? तो सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।